हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे की किसी भी वैकेंसी या एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या एसएससी की कोई भी वैकेंसी हो, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रीजनिंग में एक अच्छा खासा स्कोर बनेगा। मैं यह दावा करके कह सकता हूँ कि ये क्लास प्रॉपर आप अगर अटेंड करते हैं तो यहाँ से आप 30 प्रश्न जो ग्रुप डी में आने हैं रीजनिंग के, तो कम से कम 28 प्रश्न तो आराम से ईजिली बना पाएंगे। और ग्रुप डी का जो लेवल रहता है वो सीजीएल से कम नहीं रहता है, सीजीएल के बराबर ही रीजनिंग आती है यहाँ पे। और चैनल पे पहली बार के लिए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि आपको समय समय पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज होगा दोस्तों 25वीं क्लास है और 30 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है जो आया हुआ है। चलिए इसको करते हैं और देखेंगे आगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों, जिससे मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर पाऊँ। ठीक है, देखिए प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, 8 जोकर IJKLMNOP एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। दोस्तों यहाँ पे जो वेटेज ग्रुप डी में बैठक व्यवस्था का है, सिटिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ पे कम से कम 5 प्रश्न बैठक व्यवस्था से आते हैं। एवरेज में अगर 5 क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, अगर डेली अटेंड करते हैं तो यहाँ पे 5 प्रश्न लगभग बैठक व्यवस्था के आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैठक व्यवस्था का वेटेज कितना है। ये कोई वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से कुछ इस कोनों पर बैठे थे, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। तो 8 लोग हैं तो 4 होंगे कोने पर और 4 होंगे भुजाओं के ठीक मध्य। देखिए के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। के ओ के बाईं ओर, मान लेते हैं ओ यहाँ है तो के यहाँ हो जाएगा। जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर था। पी जो है एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर था। जे पी के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, और ये जे यहाँ पे आएगा तो एम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। एन के बाईं ओर 1 2 3 और 4, एन हो जाएगा यहाँ पे। ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। एम किसी एक कोने पर बैठा था। देखिए एम की बात करी गई है तो जे फिर यहाँ नहीं होगा। अब हम फिर से बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। एम अगर यहाँ है तो ओ यहाँ हो जाएगा। और एक पॉइंट बोला गया है, एम किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, एम को हम कोने पे रख लेते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ ये बोला गया था, जे
एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे हो जाएगा। अब शुरू से देखेंगे, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे बैठा था। जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, ठीक है। पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था, पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। जे पी के बाईं ओर, देखिए यहाँ पे अगर हम पी को रख लेते हैं तो 1 2 3 4, अब पी का स्थान ये हो गया, ठीक है। अब पी का ये स्थान है तो ये खाली स्थान और एल आ जाएगा यहाँ पे। पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। अब देखिए एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एन के बाईं ओर 1 2 3 4। अब एन की स्थिति में यहाँ पे आ गई क्योंकि एन यहाँ पे बैठा है। अब बचा क्या है, बचा है आई, आई आएगा यहाँ पे। अब प्रश्न देखिए, आई के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4, आई के बाईं ओर चौथे स्थान पे एम बैठा है। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न पसंद आया होगा, आप इजीली बना पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। मान लेते हैं एस यहाँ पे बैठा है, इसके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, हाँ 3 3 6। अब इस तरफ भी एस हो सकता है। अब आगे देखिए, के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है यहाँ पे। एस पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्लियर है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल में 12 पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपका जो राइट आंसर है वो 12 है। आगे देखिए, ये कूट का प्रश्न, यहाँ पे इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो उसी कूट भाषा में इसका मतलब क्या होगा, चलिए देखिए बनाइए इसको। PUNCH बराबर OWMEG। देखिए 16 पे होता है, 21 पे 14 और ये 3 और ये 8, ये होगा 15 23 13 5 और 7। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, फिर आगे देखिए 21 से 23 प्लस का 2 हुआ है, फिर 14 से 13 माइनस का 1 हुआ है, फिर 3 से 5 प्लस का 2 हुआ है और फिर माइनस का 1। अब देखिए -1 + 2 -1 + 2 -1, ये सीरीज बन रही है, पहले -1 फिर +2। अब देखिए इसमें भी चेक करेंगे हम, पहले दूसरे वाले में भी ये कंडीशन लगती है तो यही रूल्स फॉलो होंगे। देखिए 19 1 माइनस करेंगे 18 18 पे R होता है, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 पे J होता है, ठीक है। 1 माइनस करेंगे Z आएगा, 2 प्लस करेंगे 23 में तो 25 होगा, Y आएगा। L में 1 माइनस करेंगे
तो के 11 पे आता है। ठीक है, अब इसका कोडिंग करिए। देखिए ये होता है 11 पे 1, 18, 13, 1। अब इसमें 1 माइनस करेंगे 10, 10 पे आएगा जे। 1 माइनस करेंगे 10 आएगा, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पे आता है सी। फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो 17, 17 पे होता है क्यू। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे, 13 2 15, 15 पे होता है ओ। फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका जेड, जे सी क्यू ओ जेड, जे सी क्यू ओ जेड। ये तीसरा वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 7 डिब्बों जे के एल एम एन ओ और पी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। के और जे के बीच में केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं। टोटल में 7 डिब्बे हैं और के और जे के बीच 5 डिब्बे रखे गए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्लियर। के नीचे भी हो सकता है, जे ऊपर हो सकता है। इसमें एक ही स्थिति और बन सकती है, लेकिन आगे पहले हम इसको देखेंगे। एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है। यम को एन के ठीक नीचे रखा गया है, यम को एन के ठीक नीचे रखा गया है। अब ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ठीक है, एन को के ठीक नीचे रखा गया है। अब अगर एन को के ठीक नीचे रखा गया तो एन हो जाएगा यहाँ पे, इधर रख लेते हैं, तो एम आ जाएगा इसके नीचे। ठीक, एन और जे के बीच कितने डिब्बे हैं? अब देखिए 3 ये हो गए और जे हो गया नीचे। टोटल में 7 व्यक्ति हैं। अब इसके ऊपर 3 लोग और होंगे। यहाँ पे बोला गया है ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो ओ को हम कहीं भी रख लेते हैं। मान लीजिए ओ को हम यहाँ रख लेते हैं, तो बचे 2 लोग, 2 एल और पी यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आ गए तो टोटल 7 लोग हो गए। उसने केवल ये पूछा है कि एन और जे के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो एन ये है, जे ये है और एन ये है, इसके बीच कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4। तो टोटल में 4 डिब्बे रखे गए। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न है ये। कथन है, हाल ही के विपणन रुझानों से पता चलता है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है और इसलिए इन शब्दों के साथ विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब धारणा देखिए, उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विज्ञापित उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्दों के साथ विज्ञापित नहीं किए जाते। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ उत्पादों की किसी से भी तुलना नहीं करी गई है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न आय वर्ग से होने वाली बिक्री पर इस तरह के प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मध्यम आय की बात करी गई है, ना कि निम्न आय की बात करी गई। ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 का अनुमान लगाया जा सकता है। ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर कहाँ कहाँ पे हैं। एक ये स्वर है, देखिए, एक ये स्वर है, एक ये स्वर है, ये भी स्वर,
ये और देखिए आगे एक तो ये स्वर है, एक ये है, एक ये है और एक ये और एक ये है। उसने बात करी है कि इससे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले भी एक व्यंजन है और इसके बाद भी एक व्यंजन है। तो एक ये बन जाएगा DAB आपका। लिख लेते हैं इनको, काउंट करने में आसानी रहेगी। देखिए ई अब यहाँ पहले स्वर है, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ देखिए HIR एक ये आपका काउंट हो जाएगा, इसके पहले व्यंजन और बाद भी व्यंजन है। अब यहाँ अगर आई को लेते हैं तो R व्यंजन तो है लेकिन बाद में एक स्वर है। अब ए को लेंगे तो स्वर ही स्वर है, इसको भी लेंगे तो आगे स्वर है, ये नहीं होगा। एक ये YEJ एक तो आपका ये बन जाएगा YEJ, क्योंकि इसके पहले व्यंजन बाद में भी व्यंजन है। अब आगे देखिए यू को लेंगे तो बाद में स्वर है, आगे तो व्यंजन है लेकिन यू बाद में स्वर है, ये नहीं होगा। यू के लेंगे तो बाद में स्वर है, ये भी नहीं होगा। आई को लेंगे तो आगे व्यंजन है और पीछे भी व्यंजन है, तो एक तो ये आपका बन जाएगा। अब टोटल में 4 ऐसे स्वर हैं जिनके आगे व्यंजन है और बाद में भी व्यंजन है, तो टोटल में 4 है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कूट और प्रतीक का प्रश्न है। यहाँ शर्तें दी हुई हैं, इनमें नंबर डाल लीजिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 कूट शर्तें दी हुई हैं, इनके आधार पे इसको हल करना है। देखिए यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों को कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। देखिए पहला प्रतीक, अंतिम एक संख्या, इनके कूट बदले जाएंगे। दूसरा देखिए यदि पहला घटक एक विषम संख्या है जबकि पहला यहाँ पे प्रतीक है तो ये रूल्स नहीं लगेगा। यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों पूर्ण वर्ग है जबकि दूसरा यहाँ पे एक प्रतीक है और तीसरा एक पूर्ण वर्ग है, ये वाला रूल्स भी नहीं लगेगा। अब इनको हम डिकोड कर लेते हैं। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे है n आएगा, तो सबसे पहले n आया, फिर हैज है, हैज पे h आएगा, 9 पे J और 4 पे T, तो JT। अब यहाँ देखिए @ D और 3 है बाद में, तो 3 पे L। अब उसने क्या बोला है, यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो अब L हो जाएगा आगे, N हो जाएगा पीछे, HJTD ये आपका बन के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन ये पहले ही आपको मैच कर रहा है, ये प्रश्न शर्त पढ़े बिना आप इस पर टिक कर देंगे डिकोड करने के बाद, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। सही ऑप्शन ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए LHJTDN ये चौथा ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो हम इनके संबंध निकालेंगे पहले। देखिए 13 पे, ये 15 पे और ये 14 पे, ये होगा 16, 12 और ये 17। अभी देखिए यहाँ से 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है और यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यानी 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस।
ऐसे इसमें देखिए 11 3 14 और 9 से 3 6, 3 माइनस हुआ, इस पर देखिए 3 प्लस हुआ है, तो यही रूल इनमें भी लगेंगे। 12 पे एल, इसमें 3 माइनस करेंगे 15 पे वो आएगा। 16 पे 3 माइनस, तो 16 पे 3 माइनस होगा तो 13 आएगा। और 7 3 10 होना चाहिए, यहाँ पे 11 है, पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिए 16 पे 3 19 और 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 2 पे 20, 14 3 17, ये ऑप्शन आपका सही है, यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग चौथा पांचवा क्वेश्चन है ये बैठक व्यवस्था का, तो आप समझ सकते हैं बैठक व्यवस्था का वेटेज कितना है। यल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा है। अब इसके बगल में दाईं ओर एल है। यल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, यल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4, ठीक। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, अब इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल में 11 लोग बैठे हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो वही संबंध इसमें भी बताना है। अब देखिए 12 गुणा 9, इनका गुणा कराएंगे तो होता है 108। अब यहाँ पे प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 112। अब यहाँ देखिए ऐसे 6 गुणा 4 तो होगा 24, प्लस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है। अब इनमें देखिए 11 9 99, लेकिन 4 प्लस करेंगे 103 हो जाएगा, ये गलत है। अब ये देखिए 18 पंचे 90, 90 प्लस 4 करेंगे 94, ये आपका राइट आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, ये देखिए एक इनइक्वलिटी का प्रश्न है, असमानता इसको कहते हैं, और कथन और निष्कर्ष में आता है ये, ठीक है। वैसे इनइक्वलिटी एक अलग चैप्टर है, इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न आते हैं, जिसे 2 प्रश्न तो मान के चलिए 2 नंबर के ही आएंगे, इनकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। अब देखिए ऑप्शन से इनको हल करेंगे। U बड़ा है E से, जिस तरफ का मुंह इसका बड़ा हो वो शब्द यहाँ पे बड़ा होता है, तो U E से बड़ा है। देखिए U V से बड़ा है, V E से बड़ा है, अगर E से बड़ा V है और V से बड़ा U है तो U से E से बड़ा U होगा, सही है, यही आपका आंसर है। आगे चेक कर सकते हैं E बराबर L के, तो E बराबर L के, जबकि E से V बड़ा है और V से U बड़ा है, तो U बराबर L के है, ये ऑप्शन गलत है आपका, L बड़ा होगा ना कि बराबर होगा E के, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, बिंदु A से चलना शुरू करके जगदीश पश्चिम की ओर 98 मीटर चलता है। मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और जगदीश यहाँ से 98 मीटर दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर चलता है, वहाँ से वह बाएं मुड़ता है
और 54 मीटर चलता है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ा और 54 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ता है, 112 मीटर चलता है। अब यहाँ से पुनः बाएं मुड़ेगा, 112 मीटर चलेगा। तो ये 112 मीटर चला दिया इसको। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 54 मीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ेगा और 54 मीटर चलेगा। अब ये बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए, बिंदु बी, अब बिंदु बी से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु ए की बात करी गई है। बिंदु ए ये है, बिंदु ए बी के सापेक्ष में किस दिशा पे है, तो बी के सापेक्ष में बिंदु ए पश्चिम दिशा में है। अब देखिए ये 112 दूरी और ये 98 दूरी है। तो 112 में जब हम 98 चलाएंगे, घटाएंगे, तो 12 में गया 4 और 10 में गया 1, 9, 14 मीटर बचता ही। अब अगर ये दूरी 98 है और ये 112 है, तो ये दूरी इसकी बतानी है और ये दूरी 14 है, क्योंकि इसमें ये वाली दूरी घटा के देखी ना। अब 54 ये चली थी, 54 ये, तो वो तो बराबर है। तो आपका आंसर आएगा 14 मीटर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु की योग की 3/2 गिनी है। दोस्तों यहाँ पे था 1 सही 1/2 यानी 3/2 गुनी है। हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में ये हमसे लिख नहीं पा रहे थे, तो इसको हमने सॉल्व करके 3/2 कर दिया है। आगे देखिए, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग के अनुपात के 6:5 में होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये पिता है, इधर से करेंगे। मान लीजिए ये पिता है और ये इसके 2 पुत्र हैं। अब उसने कहा है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के 3/2 की 2 गुनी है। अगर उसके पुत्र 2 हैं तो उसके पिता की 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम x मान लेंगे, तो इसको हम ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इसको यहीं पे x मान के चलते हैं। अब उसने बात करी है 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6:5 होगा। तो इसको हम अब ये ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। ये x है, ये 3x/2 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 12 और ये इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पुत्र हैं, तो ये तो होगा 2x + 2 पुत्र की है, तो 6 दूनी 12 इनकी आयु हो जाएगी। नहीं, बारह नहीं होगी, वो तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 6 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब यहाँ पे जब 12 हो गया तो ये हो गया 2x + 12। x + 12 है तो 2 पुत्रों की हो जाएगी 2 24। ठीक है, अब देखिए इनको हल करिए।
ऐसे केस में उसने कहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु की पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6:5 यानी 6/5 हो जाएगी। तो अब देखिए इनको हल करने के लिए 3x + 12 यहाँ पे होगा 2x + 24 अभी देखिए बराबर 6/5। वही तो बोला है ना 6:5 का होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा करा देंगे। ये देखिए आएगा आपका 5 × 3 = 15, 15x 12 × 5 = 60 बराबर 6 दूनी 12x प्लस 24 छक्का 144, 6 चौको 24 और हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक है। अब देखिए 15x में अगर इसको इस तरफ लाएंगे तो 12x माइनस होगा, बचेगा आपका 3x प्लस यहाँ पे 60 इस तरफ माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 84। जब हम इसको काट देंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। x की वैल्यू आ गई 28। अब पूछिए पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब x की वैल्यू 28 आ गई और ये था 28, अब उसने कहा था कि 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के 3/2 गुनी है, तो इस 3/2 गुने से इसको गुणा कराएंगे तो आएगा 14। अब 14 का 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 42। पिता की जो आयु निकल के आएगी वो 42 वर्ष आ जाएगी। थोड़ा लेंदी है दोस्तों, लेकिन तरीका यही सही है। आप ऐसे प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे। समय थोड़ा लगेगा ऐसे प्रश्नों में, देखने में छोटा है लेकिन प्रश्न जानदार है। अगला देखिए, ये सीरीज का प्रश्न है 6, 8, 15, 37, 104। आगे इसको देखिए, इनका अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2, 7, यहाँ पे आएगा 2, 22 का डिफरेंस है यहाँ पे। 14 में 7 गए 7, 9 में 6 3 और 6। अब देखिए यहाँ से कोई भी सीरीज आगे समझ में नहीं आ रही, इसका एक डिफरेंस और निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। देखिए यहाँ पे 15, 7 में 2 गए 5, 6 में 2 गया 4, 45। अब देखिए यहाँ पे हमने इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 45 आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 135, 30 + 15 और 3 × 12 = 13। ठीक है। अब इसे 135 को इसमें जोड़ देंगे तो 7 5 12 की 2 और 6 3 9 9 1 10 की 0 हासिल 1, तो यहाँ पे होगा 202। अब इस 202 को इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 4 2 6 0 2 1 3, 306। ये आपका सही आंसर है। अब देखिए इस प्रश्न में जब तीसरी बार हमने रेफरेंस निकाला तब जाके ये प्रश्न समझ में आया और पकड़ में आया। तो इनके ज़रूरी नहीं एक ही डिफरेंस में आंसर आ जाए, 2 3 भी निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन तरीका बेस्ट यही है। अब देखिए इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध बताना है। ये देखिए 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। इसमें 7 का 6 में गुणा हुआ है, 7 × 6 = 42। ऐसे इसमें ये 6 का वर्ग है,
लेकिन ये 74 का आगे क्या होगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे ये दोनों तो वर्ग है, लेकिन यहाँ ये वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग है। तरीका दूसरा लगेगा, देखते हैं, चेक करिए ज़रा। 25 5 का वर्ग, 49 7 का वर्ग है, और 7 छंग 42 है यहाँ पे। ये तो तरीका नहीं। यहाँ पे देखिए 5 2 7 का वर्ग 49 है, 4 2 6 6 का। हाँ, ये तरीका देखिए। देखिए 2 + 5 करेंगे 7 आता है, 7 का वर्ग होता है 49। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ऐसे 4 2 6, 6 का वर्ग है 36। ऐसे 7 4 11, 11 का वर्ग होगा 121, 121। ये आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए सीरीज का प्रश्न है। 3-4 क्वेश्चन सीरीज के भी मिलते हैं। देखिए 25 26 29, आगे खाली स्थान 41। इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, और आगे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, और आगे यहाँ पे 41 है। यानी 41 और 29 के बीच का डिफरेंस आना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे 5 प्लस करके देखेंगे, पहले विषम संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। तो 29 में हम 5 जोड़ेंगे तो 34 आता है। अब अगर हम 34 में 7 जोड़ेंगे तो 41 आता है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए एल से ओ पे गए तो 3 प्लस हुआ है, और ओ से आर पे गए तो 3 प्लस हुआ है, और आर से 3 पे जाएंगे तो यू आना चाहिए, और यू में 3 24। ठीक है, 3 प्लस हुआ है तो यू आ जाएगा। यू। अब देखिए एन है 14, 14 पे 3 प्लस करेंगे 17, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 पे टी में 3 प्लस करेंगे तो डब्लू, यानी 34 यू डब्लू। ये आपका आंसर है, 34 यू डब्लू, तीसरा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सीरीज का प्रश्न है। आगे सीरीज आपको पता करनी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 7 में 6 गया तो 1 बचा, 8 में 6 गया 2 बचा, वो भी माइनस हो रहा है यहाँ पे। इसमें देखिए 6 में 3 3, और 6 में 5 1, माइनस का 13। इसमें देखिए 13 में 6 7, माइनस का 7 होगा यहाँ पे। आगे देखिए 6 में 3 गया 3, माइनस का 3 आएगा। अभी यहाँ से कोई सीरीज समझ में नहीं आई, फिर से देखेंगे इसमें। अब देखिए 21 से 13, माइनस का 8 हुआ है, और यहाँ पे माइनस 6 हुआ है, 7 6 13। अब देखिए इसमें माइनस 4 हुआ है, 3 आया। इसमें माइनस 2 करेंगे, क्योंकि देखिए 8 में 2 माइनस 6, 6 में 2 माइनस 4, 4 में 2 माइनस 2 आएगा। अब 2 इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 इसमें जोड़ना नहीं है दोस्तों, इसको भी माइनस करना है इसमें। जैसे 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, और 4, तो 42 आपका आंसर आएगा। आप 44 पे ध्यान मत दे देना, क्योंकि हो सकता है आपको 43 में आप 1 प्लस कर दो, 44 ऑप्शन में भी है। गलती बहुत जल्दी होती है। देखिए फिर से इनइक्वालिटीज, असमानता का प्रश्न है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 2 नंबर पक्के हो जाते हैं आप अगर ऐसे प्रश्न बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है के बड़ा है टी से, जबकि यहाँ पे टी बड़ा है के से, के छोटा है टी से, ये गलत है। पी बड़ा या बराबर है के, पी बराबर एम के, जबकि के बड़ा है पी या बड़ा या बराबर है, ये भी गलत है।
m बड़ा है f से, m बड़ा है f से, जबकि u बड़ा है p से, p बराबर m के, तो u बड़ा होगा f बड़ा है, ये गलत है। f बड़ा या बराबर है p के, हाँ ये कंडीशन सही है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कितनी महिला कलाकार मॉडल भी हैं? ये देखिए महिलाएं हैं और ये मॉडल है। अब महिला कलाकार की बात करी गई है तो कलाकार ये है, यानी तीनों में जो कॉमन होगा वही इसमें सही आंसर होगा। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 17 कॉमन है। अब देखिए ये मॉडल भी है, ये महिला भी है, कलाकार भी है, और वही पूछा है इसमें कि महिला कितनी महिला कलाकार मॉडल भी हैं। 17, टोटल में 17 आएगा। आपका जो राइट आंसर 17 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। तो इसमें बदल के देखिए, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 अट्ठे 136 होता है, 12 अट्ठे 96, 100 माइनस करेंगे इसमें, प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 4, 100 में 96 चले जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 + 6 बराबर 10, और 10 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ टैबलेट मोबाइल फ़ोन है। देखिए कुछ टैबलेट अरे ये मान लेते हैं टैब हैं और ये मोबाइल है। आगे देखिए सभी मोबाइल फ़ोन टेलीफोन है। अब सभी जो मोबाइल हैं वो टेलीफोन है, ये टेलीफोन हो गए। कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं। अब कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं, ये हो गए लैपटॉप। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ लैपटॉप मोबाइल फ़ोन है, जब लैपटॉप यहाँ मोबाइल फ़ोन वहाँ है, तो ये पहला तो गलत है। कुछ टेलीफोन लैपटॉप हैं, ये भी गलत है, क्योंकि टेलीफोन यहाँ पे, लैपटॉप यहाँ पे। सभी टैबलेट टेलीफोन है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। आंसर आपका तीसरा सही है। देखिए आगे प्रश्न, बिंदु S बिंदु Q तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर, बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना होगा। ये बिंदु मान लेते हैं S, ठीक। अब यहाँ से इसको पश्चिम की ओर इस दिशा में चलना होगा। ये मान लेते हैं इसकी दूरी 83 मीटर है। फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 240 मीटर चलना होगा। इसको अब थोड़ा नीचे बनाएंगे। ये देखिए 83 मीटर S बिंदु। अब वो दाएं मुड़ा और 240 मीटर चला।
उसे पुनः दाएं मुड़ना होगा, 147 मीटर चलना होगा। मान लेते हैं वो 147 मीटर उसको चला दिए। उसे एक बार फिर पुनः दाएं मुड़ना होगा और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 240 मीटर चलना होगा। फिर से हम दाएं मोड़ेंगे और गंतव्य तक उसे 240 मीटर चलना होगा। अब ये बिंदु Q पर आ गए। अब पूछा है बिंदु Q बिंदु S से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अब देखिए Q की बात करी गई है S के सापेक्ष में, तो बिंदु Q S के पूर्व में है। दिशा तो उसकी पूर्व हो गई, तो ये पश्चिम वाले ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए ये दूरी 83 है और ये टोटल दूरी 147 है। तो जब यहाँ पे ये दूरी भी काउंट कर लेंगे तो ये भी 147 हो जाएगी ना, ये पूरी दूरी, ये वाली दूरी 147 हो जाएगी। तो 147 में इस दूरी को हम घटा देंगे, ये आ गया 0, 14 में 8 गए 6, तो सॉरी यहाँ पे 83 है, हमने 87 कर लिया तभी गलत हो रहा था। 7 में 3 गए तो 4 बचेगा और 14 में 8 गए 6, तो आपका 64 आपका सही आंसर है। ये ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फिर से कथन और निष्कर्ष। देखिए सभी B G हैं, तो ये हो गया B और ये हो गया G। कुछ G S हैं, अब कुछ G S हैं, कुछ S A हैं, कुछ S A हैं। अब देखिए निष्कर्ष, सभी B S हैं नहीं है, क्योंकि S बाहर कुछ में सही होता। कुछ A B हैं, ये भी गलत है, क्योंकि A यहाँ है, S और बीच में है और B वहाँ पे है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 फॉलो होते हैं, तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। अब देखिए सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न को करने से विषम संख्या देख लेंगे कौन कौन सी हैं। देखिए एक विषम संख्या ये है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और देखिए एक ये हो गई, हाँ एक ये है और एक ये। टोटल में इतनी विषम संख्या है। अब उसने कहा है ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। एक ये देखिए 6 5 8, आगे देखिए यहाँ से तो कोई नहीं मिलेगा। ये देखिए 6 3 8, यहाँ पे आगे देखिए 5 2 5 6 और अब आगे नहीं है। तो टोटल में 3 ऐसी संख्या है जिनके पहले भी एक सम संख्या है और बाद भी एक सम संख्या है। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6 छात्र, देखिए फिर से ये बैठक व्यवस्था है। हमने 5 प्रश्न बोला था, ये लगभग 6वां प्रश्न हमें आप समझ में आ रहा है। 5-6 क्वेश्चन आपके बैठक व्यवस्था से आने ही आने हैं। 6 छात्र 1 2 3 4 और 5 और 6 एक वृत्ताकार मेज की परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 में टोटल लोग हैं और मेज के केंद्र की ओर मुख करके 6 लोग बैठे हैं। 2 3 4 5 और ये 6। 4 5 के दाईं ओर ठीक बगल में है, 4 जो है 5 के दाईं ओर ठीक बगल में है और 6 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ये 6 के बाईं ओर हो गया, 4 की बात करी है। 4 5 के दाईं ओर ठीक बगल में और 6 के बाईं ओर ठीक बगल में है। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए 5 3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 5 3 के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर है, 6 और 3 1 के ठीक बगल में बैठा है, 6 और 3 1 के ठीक बगल में बैठा है। तो जब 3 यहाँ होगा 6 यहाँ होगा तो 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 1 हो गया, 2 2 2 बचा, 2 की स्थिति यहाँ पे बनेगी। निम्नलिखित में से कौन 2 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, 2 के बाईं ओर ठीक बगल में 3 बैठा है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए हम इनको बदल के देखेंगे। 3 5 2 8 9 7। अब इनको आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये 2 3, अब इसके बाद आएगा 5, आएगा 6 7 8 9। तो टोटल में एक ऐसी संख्या है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, वो भी 5 की, बाकी सभी की स्थिति नहीं, दो संख्याएं हैं, एक ये 5 और एक 3। टोटल में 2 संख्याएं हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा, एक 3 और 5 की स्थिति अपरिवर्तित है। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। देखिए एज का जो चैप्टर है ये मैथ में काउंट होता है, लेकिन रीजनिंग में भी इसको काउंट पहले किया जाता था, अभी इसको मैथ में काउंट करते हैं, लेकिन इसको रीजनिंग का ही ये चैप्टर था। ये आपको दोनों जगह देखने को मिल सकता है। एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों यानी 4 लोगों की औसत आयु 26 वर्ष है। अब औसत आयु निकालने के लिए 4 से गुणा इसमें करेंगे तो आएगा आपका 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 104 आ गई। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है। देखिए ये औसत आयु थी, औसत आयु में जितने लोग होते हैं उनकी गुणा कराए जाते हैं और ये केवल उनकी आयु का योग है, तो इसको आप इसमें माइनस करेंगे और पूछा है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पिता और 2 बच्चों की आयु है यानी 3 लोगों की टोटल आयु है, माता की इसमें आयु ऐड नहीं है, तो जब इसमें हम इसको घटाएंगे तो माता की आयु निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे 42, ये आपका माता की आयु है, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 बजे हों तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब जब भी निकाला जाता है घड़ी का तो हम 12 घंटे में जो समय होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए 12 घंटे में जब माइनस करेंगे तो ये है आपका 5:40, इसको माइनस करना है। अब हम 12 में इसको तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 12 में 5 चले जाएंगे, लेकिन 40 को हम कैसे माइनस करेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 11 घंटे लेंगे, 1 घंटा इस और मिनट में कन्वर्ट करके रख लेंगे ताकि मिनट को भी घटाया जा सके। अब देखिए 12 घंटे में जब हम 60 मिनट में 40 मिनट घटाएंगे तो 20 बचेगा और 11 में 5 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो जो आपका दर्पण प्रतिबिंब आएगा वो आपका 6:20 का दर्पण प्रतिबिंब आएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और कैसे प्रश्न में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को यार सपोर्ट ज़रूर करिए यार, कोई भी लोग आता है देख के चला जाता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है यार, हमें डिमोटिवेशन मिलता है यार इससे। आप सपोर्ट करेंगे, मैं सोचता हूँ जितने जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर हों हम लाइव आना शुरू कर दें। और यहाँ पे देखिए कंटेंट कोई मैं अपने पास से नहीं ला रहा हूँ, ये आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उठा के देख लीजिए प्रश्न पत्र, जो भी जिस भी डेट को मैंने ये प्रश्न पत्र कराए आप उसी डेट का
ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था पिछली बार, उसको उठा के देखिएगा, यही प्रश्न है। मैंने संख्या तक कोई भी चेंज नहीं है, हूबहू यही प्रश्न थे। इसलिए आप क्लास को यार सब्सक्राइब करके रखिए और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।